हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों का एग्जाम जुलाई लास्ट या अगस्त मिड में होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और जैसा कि हम लोग की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को देख रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो चैप्टर है उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं, फिर वेरी शॉर्ट प्रश्नों को देख रहे हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है चैप्टर सेकंड, कौन सा चैप्टर? चैप्टर सेकंड है, क्या है? चैप्टर सेकंड है बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसके बारे में इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने तो कर लिया है। और आज हम लोगों ने कल वेरी शॉर्ट प्रश्नों को किया, एक दिन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया था, एक दिन हम लोगों ने वेरी शॉर्ट प्रश्नों को किया। आज जो हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप नए हैं तो आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा, पार्ट सेकंड नहीं देखा होगा इसका, तो आप उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि आपको अगर चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाई जा रही है तो आपको चैप्टर वाइज चीजें आगे की जो है क्वेश्चन है, वो जो प्रश्न है वो आपका क्लियर जरूर होना चाहिए। क्योंकि अभी आप लघु उत्तरीय से पढ़ने लगेंगे तो आपको ज्यादा चीजें नहीं समझ में आएंगी। क्यों नहीं समझ में आएंगी? क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस पाठ का नाम क्या है, इसमें क्या चीज पूछी जा रही है। अगर आपको पाठ का नाम पता है तो कुछ चीजें, कुछ सवाल हैं जो डाउट है तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाते हैं कि सिर्फ आपको पाठ का नाम पता है कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो आप लोग एक बार जाके देखिए पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने बाल विकास क्या है इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। चैप्टर हम लोग का सेकंड चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीजें क्या है, बच्चा इस स्टेज में कैसा व्यवहार करता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे हो गए हैं, वेरी शॉर्ट हो गए हैं, हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपने प्रश्न के अपना जो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इस बात को भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फर्जी के प्रश्न नहीं है कि इधर उधर कहीं से भी हो। ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं। देखिए कोई भी सीरीज आ रही है, वो पवन हो या राजन हो या अग्रवाल सीरीज हो, वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर को लेता है। प्रीवियस ईयर को इसलिए लेता है क्योंकि जो आपके एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा पुट अप हो रहे हैं प्रश्न। आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न ज्यादा है? प्रीवियस ईयर से। तो कोई भी सीरीज है, कोई भी टीचर है तो पहले आपसे यही कहेगा कि आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लिया तो 90% क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर से मिलता है। 10% जो आपको है वो कोई सीरीज हो या कोई टीचर हो, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो आ सकता है, मतलब जो आया है उसको छोड़ के और जो आने की संभावना है वो 10% कराता है। क्या कराता है? जो आपके बचे हुए प्रश्न है, जैसे अगर 10 प्रश्न है तो 10 में अगर 7 आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो बचे हुए 3 में आपके 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी टीचर हो उसको कराने की कोशिश करता है और जिससे आपके प्रश्न आपके एग्जाम में फंसे। तो आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से एक बार कर लीजिए, उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसकी भी सीरीज आ जाएगी। आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप खुद देखेंगे आपका एग्जाम जब तक आएगा ना आपकी तैयारी हो चुकी रहेगी, सिर्फ आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस यही सारी चीजें रहेंगी। जितना आप रिवीजन करते जाएंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, दिमाग खुलता चला जाएगा। आप अपने प्रश्नों के प्रति बहुत क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये प्रश्न है, इसका आंसर ये होगा। तो ये सारी चीजें आप लगातार प्रैक्टिस और लगातार पढ़ के तभी कर पाएंगे। एक दिन में कोई भी महारत नहीं हासिल कर सकता है कि आप एक दिन सीरीज उठाए और एक दिन में सारा पढ़ लिए और आपका 90% आ गया, वो किसी का भी नहीं आता है। आता किसका है? जो लगातार उस
से जुड़ा है और पढ़ रहा है। हम लोग का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। व्यक्तिगत व्यक्तिगत मतभेदों में शैक्षिक प्रभाव, एजुकेशन है ना, इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है व्यक्तिगत मतभेदों में शैक्षिक प्रभाव क्या है, देखते हैं हम लोग। देखिए दो आपके ये लघु उत्तरीय 2 नंबर का ही आता है, तो आपने अगर 4 एग्जाम्पल दे दिया ना तो इनफ है, आपके एग्जाम के लिए इनफ है। तो आप बस 4 से 5 तत्व को मैं बताऊंगी, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, उतना ही आप लिख दिए। अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, ना किताबी भाषा को लिखिए ना मेरी भाषा को लिखिए। आप चीजों को समझिए और अपनी भाषा में लिखिए, क्योंकि आप समझ के अपनी भाषा में चीजों को लिखेंगे ना तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा। आप किसी भी प्रश्न को याद करने की कोशिश करेंगे, किसी भी प्रश्न का आंसर, तो वो आपसे नहीं होगा। आप किसी भी आंसर को याद कैसे कर सकते हैं, रिवीजन के थ्रू। आप कई बार चीजों को पढ़ते हैं तो वो खुद ही याद हो जाती है, उसके तत्व हैं जो आपको याद रहते हैं। क्या है कि शिक्षा के उद्देश्य है ना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण की पद्धति को एक व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं और लक्षणों पर विचार करते हुए व्यक्तिगत अंतरों से जोड़ा जाना है। देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण की पद्धति को, आपका जो सिलेबस है और जो आपकी टीचिंग की मेथड है, जो आपका टीचिंग मेथड है, उसको एक व्यक्ति की विभिन्न क्षमता, मतलब एक व्यक्ति के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो क्या क्या चीजें कवर कर सकता है, इन सब चीजों पर विचार करते हुए व्यक्तिगत अंतरों से जोड़ा जाना है। व्यक्तिगत डिफरेंट जो है, मनुष्य में एक व्यक्ति में हजारों डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग सोच पाई जाती है, अलग अलग थिंकिंग होती है ना, सोच थिंकिंग सेम है। क्या होता है कि उनमें गुण अलग होते हैं, अवगुण अलग होते हैं, कोई बच्चा कुछ और बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पाठ्यक्रम, एक ऐसी शिक्षण तकनीकी को तैयार करना है। पाठ्यक्रम पाठ्यचार्यों को विभिन्न छात्रों की रुचि देखें, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। यहाँ पे भी इन्होंने यही बात कहा और यहाँ पे भी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण की पद्धति को एक व्यक्ति है उसकी विभिन्न क्षमताओं पर विचार करते हुए ना व्यक्तिगत अंतरों से जोड़ा जाना चाहिए। कि एक बच्चा है, उसके पास डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उसको लाइफ में कुछ, एक बच्चा डॉक्टर बनना है, एक को इंजीनियर बनना है, एक को पुलिस बनना है ना। एक बच्चा है, एक व्यक्ति में हजार प्रकार की सोच रखता है, हजार प्रकार के गुण रखते हैं, हजार प्रकार के अवगुण रखते हैं, हजारों तरीके की रुचियां होती हैं। तो इन सब को ध्यान में रख के एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है ना, जो उनकी क्षमताओं को क्या पूरा कर पाए। पाठ्यचार्यों को विभिन्न छात्रों की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार क्या करना है, डिजाइन किया जाना है। नेक्स्ट 2 हेडिंग आपकी कैसी होगी कि ये पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार क्या करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। पाठ्यक्रम हमारे शिक्षकों को रुचि, आवश्यकता आदि से संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाना पड़ता है। एक टीचर है तो उसको इन सब बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना पड़ता है। कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुन के चीजों को पसंद करेंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देख के चीजों को पसंद करेंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुनकर और देख के इन सब चीजों को पसंद करेंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ना सुनना चाहेंगे ना देखना चाहेंगे, वो क्या डायरेक्ट एग्जाम्पल चाहिए उनको। तो हर बच्चे अलग अलग सोच रखेंगे, तो इन सब की सोच को एक टीचर कैसे क्या है देख सके, कैसे समझ पाए, इन सब चीजों को, इन सब बातों को एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मैं ये चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसमें बच्चा क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या वो पूछ सकता है ना, या बच्चा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखा रहा है तो हम कैसे चीजों को लाएं कि बच्चे का इसमें क्या हो, इंटरेस्ट बने। इन सब चीजों को एक टीचर को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा विधियों को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि
बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कुछ पाठ सहगामी क्रियाएं जैसे नाटक, संगीत, साहित्यिक गतिविधियां, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता सौंपी जानी चाहिए, है ना। बच्चों को जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नाटक करना अच्छा होता लगता होगा, है ना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको संगीत में रुचि होगी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नृत्य में रुचि होगी, बहुत से बच्चे हैं जिनको निबंध में, है ना। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वाद विवाद के माध्यम से चीजों को सीखेंगे। तो तरह तरह के बच्चे हैं ना, विभिन्न प्रकार के बच्चे, उन विभिन्न प्रकार के बच्चों को ध्यान में रख के हमें अपनी सारी पाठ्यक्रम है उसको बनाना है, और बच्चों के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें क्या करनी है, सारी चीजें बनानी है जिससे बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके, और बच्चे का जो भी सोच है उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है, कार्य भी ऐसे करना है जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ गलत भी कह रहा है तो उसमें हाँ मिलाना नहीं, बच्चा अगर गलत कह रहा है तो गलत कह रहा है तो उस पे प्रश्न बच्चे से करना चाहिए, और गलत और सही में उसको डिफरेंट बताना चाहिए। ये एक शिक्षक का कार्य है। लड़कों और लड़कियों लड़के और लड़कियां समाज में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, इसलिए यौन पक्षपात के कारण कारक को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। आजकल ये चीजें बहुत है कि लड़के हैं, आप सीटेट का बहुत फेवरेट प्रश्न भी है कि क्या लड़के ही बर्तन धो सकते हैं, लड़कियां ऑफिस का काम क्यों नहीं कर सकती। इन सारी चीजों पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं सीटेट में, इम्पोर्टेंट है ना। ये जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दर्शाता है, और ऐसे चीजें करके पढ़ा के एक शिक्षक एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करके एक अच्छी रणनीति के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के अपनी शिक्षा कार्य को पूरा कर सकता है। शिक्षक कुछ विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं जो बच्चों को उनकी रुचि और सत्ता को देखते हुए शिक्षक को आकर्षित करेगा। ये सारी चीजें आपको घूम घुमा के वही चीजें मिलेंगी। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। विवेचना करना है मतभेदों में शैक्षिक व्यक्तिगत मतभेद में शैक्षिक प्रभाव आपको बताना है। तो बस आप ये याद रखिए कि शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं, है ना, लक्षणों को विचार करते हुए व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत अंतरों से जोड़ा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए, है ना। रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार डिजाइन करना चाहिए। शिक्षकों की रुचि, आवश्यकता आदि से संबंधित क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रख के देखिए। खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए, खेल पद्धति, परियोजना पद्धति, मांटेसरी पद्धति, कहानी सुनने की विधि जैसे विभिन्न विधियों का उपयोग करके विचार करके खोजने के लिए किया जाना चाहिए। अलग अलग बच्चे किसी कार्य या समस्या के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसायिक मार्गदर्शन के मामले में परामर्श देना चाहिए, है ना, और छात्रों की आवश्यकता और जरूरत को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन तकनीकी की योजना बनानी चाहिए। कि आपका क्या हो गया, शैक्षिक व्यक्तिगत विभिन्नता के मतभेद। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि एक व्यक्ति में हजारों प्रकार के, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत ही डिफरेंट होता है। तो उन सब डिफरेंट मतलब अंतरों को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है, और शिक्षक को इन सभी अंतरों को ध्यान में रख के अपनी शिक्षक तकनीकी का प्रयोग करना है। शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे सभी छात्र उसमें रुचि ले सके, और उन्हें खेल विधि, परियोजना विधि, इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे जो बच्चा संगीत में रुचि रखता है ना, संगीत, वाद विवाद, निबंध, नृत्य, तो ये सारी चीजों में बच्चे क्या कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न क्या है कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। किशोरावस्था ये बड़े उथल पुथल की अवस्था है ना, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। किसने कहा, स्टेनी हॉल ने कहा। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार
रिपीट हुआ है तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोसेंस, क्या है कि समस्याओं की अवस्था होने के कारण, देखिए पहले ही आ गया कि ये समस्याओं की अवस्था है, इसमें बच्चा सिर्फ संशय में ही जीता है, ऐसा करते तो ऐसा होता, ये ना करते तो ये हो जाता। ये एज जो है सिर्फ बच्चा संशय में व्यतीत करता है। समस्याओं की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था में शिक्षा का विशेष महत्व है। किशोरावस्था को संक्रमण व तनाव तूफानी अवस्था आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि तनाव व तूफानी अवस्था, संघर्ष तनाव व तूफानी अवस्था है। किशोरावस्था शिक्षा के द्वारा किशोर किशोरी में ऐसी योग्यता, क्षमता और शक्ति उत्पन्न की जा सकती है जिससे वे अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकें। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए किशोरावस्था बहुत ही क्या है, संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। तो ये संघर्ष तनाव तूफान, इन सब चीजों से बच्चा कैसे लड़ पाए, इसके लिए शिक्षा के बारे में, मतलब शिक्षित होना उसके लिए बहुत आवश्यक है। और वो सही शिक्षा एक अध्यापक को कैसे देनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था। शारीरिक शिक्षा, किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, अतः शिक्षकों को उनकी संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। उनके लिए विभिन्न प्रकार के खेल आयाम, देखिए हार्मोनल चेंज आपकी जब एडोलेसेंस की एज होती है तो उसमें हार्मोनल चेंज होने लगते हैं। तो ये एक शिक्षक का दायित्व है, एक पेरेंट्स का दायित्व है, शिक्षक और पेरेंट्स यहाँ पे दोनों का दायित्व है कि वह बच्चे को इन सब चीजों के बारे में पहले से सचेत करें कि हाँ आप इस स्टेज में आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपको ऐसे अवेयर रहना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में एक शिक्षक को जरूर पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। पहले क्या करते थे शिक्षक की, उसको स्किप कर देते थे, बट स्किप ना करके अब उसको क्या करना है, पढ़ाना चाहिए और इन सब चीजों के बारे में बच्चों को जरूर बताना चाहिए, है ना। उनके लिए विभिन्न प्रकार के खेल आयाम, है ना, और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरों के माता पिता अभिभावक को अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और खेल कूद व व्यायामों के लाभों से अवगत कराना चाहिए, जिससे वे भी अपने बालकों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, है ना। उनको हार्मोनल चेंज के बारे में पहले से क्या करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। उन्हें पौष्टिक भोजन देना चाहिए कि आप पौष्टिक भोजन खाएंगे, व्यायाम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो आपका डेवलपमेंट और अच्छे से होगा और आपका दिमाग शांत रहेगा। तो इन सब चीजों के बारे में पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, शिक्षक को। कुछ डाउट अगर पेरेंट्स के तो उसको शिक्षक से क्लियर करना चाहिए। इनमें दोनों पेरेंट्स और टीचर दोनों का आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए, तभी जो ये एडोलेसेंस का एज होता है इसमें वो बच्चे को अच्छे से संभाल पाएंगे और एक अच्छे बच्चे का, मतलब एक बच्चा जो है वह चोरी चकारी मारपीट इन सब चीजों से दूर रह पाएगा। नेक्स्ट क्या है कि बौद्धिक क्रियाओं की आयोजन की व्यवस्था। बौद्धिक क्रियाएं, देखिए किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों के विकास का सर्वाधिक होता है ना, अतः उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस टाइम माइंड बहुत तेजी से कार्य कर रहा होता है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय में बौद्धिक गतिविधियां कार्यक्रम जैसे समस्या पूर्ति, पहेलियां, प्रश्न मंच, सामान्य ज्ञान भी। आपको फिजिकली फिट होने के लिए हमें खेल कूद करना चाहिए ना, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इसी प्रकार माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए हमें पहेलियों को सॉल्व करना चाहिए। पहेलियों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग आपके पहेलियों में उलझा रहेगा और आप उसको, आपका जो ध्यान रहेगा ना, आप एक जगह आपका क्या होगा, केंद्रीकरण का आप केंद्रित कर पाएंगे। तो इसीलिए पहेलियां हो गया, है ना, प्रश्न हो गया, आप वाद विवाद कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपके बौद्धिक विकास आयोजन की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट, संवेगों का परीक्षण। संवेगों का प्रशिक्षण, किशोरों में शिक्षा द्वारा संवेगों का नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, जिससे वह उनके जीवन में
अस्तित्व अस्तित्व आ सके, शिक्षक किशोर बालक बालिकाओं को ऐसा पर्यावरण दे और इस प्रकार के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करे जिससे उनका मिथ्या भय दूर हो सके, आकरण क्रोध व बंद हो सके, ईर्ष्या के स्थान पर स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित हो सके, प्रेम आदि संवेग का स्वाद विकसित हो सके। शिक्षक द्वारा किशोरों को वांछित स्नेह सहानुभूति प्रदान की जानी चाहिए जिससे उनका मानसिक तनाव संघर्ष दूर हो सके और उनको ना तो बालक बालक समझा जाना चाहिए और ना ही उनके साथ बालक जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके महत्व को उचित रूप से स्वीकार करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये बात आ गई कि उन्हें बालक ना समझा जाए। अगर आप उनको कहेंगे कि आप छोटे हो तो बच्चे को और भी गुस्सा आएगा, इसलिए आप उन्हें वहां पे बालक मत समझिए, आप ये समझिए कि बच्चा क्या है, वैक्स हो गया है और अगर ये कुछ कह रहा है तो हमें इसकी बातों को सुनना चाहिए। ये क्या कह रहा है, क्या इसकी बातों पे अमल करना चाहिए, इस पे क्या बच्चों को समझाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाना है, ये नहीं कि अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो आप भी उसके साथ गुस्सा करेंगे, नहीं। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उस टाइम आप नॉर्मल हो जाइए, जब बच्चे का गुस्सा शांत हो जाए तो आप उसको अच्छे से समझाइए कि बेटा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तभी बच्चे का संवेगात्मक विकास हो पाएगा, मतलब वो इमोशनली डेवलपमेंट हो पाएगा। नहीं तो उससे बच्चे में आक्रामकता क्रोध ईर्ष्या की भावना भरी रहेगी। सामाजिकता की शिक्षा किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप में होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोरों में प्रेम सहयोग अनुशासन ईमानदारी आत्मनिर्भरता आत्मनिर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों का क्या कर सकता है, विकास विकसित कर सकता है। विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिसका सदस्य बनकर वे उत्तम सामाजिक, देखिए इसमें क्या है कि सामाजिकता, इसमें बच्चे में सामाजिकता बहुत ही प्रबल प्रवृत्ति के, वो इस ऐसी स्टेज में कि वहाँ अपने आप को क्या कह रहा है, वो बड़ा है कि मैं क्या हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, बिग हूँ, मैं क्या हूँ, बिग हो गया हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एज ए टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर का रोल क्या है कि अगर आप बड़े हो गए हो ना तो आपको सभी की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसमें बच्चे में नैतिकता सिखानी चाहिए। इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर एक दोस्त ने उसके दोस्त को मारा तो चार दोस्त मिलकर क्या करते हैं, उसको पीटाते हैं, नहीं। यहाँ पे इसमें बच्चे को एक अच्छे गुण देना चाहिए। इसमें बच्चों को ट्रेवल ज्यादा कराना चाहिए कि बच्चे आसपास के इन्वायरमेंट को देखेंगे तो बच्चा इन्वायरमेंट से ज्यादा चीजें सीखता है। इनमें सामूहिक खेल कराते हैं। सामूहिक खेल कराने का क्या मतलब, आपस में प्रेम बनेगा, है ना, बच्चा अच्छी आदतों को सीखेगा। तो सामाजिकता में यही है कि आप बच्चों को आदर्श बनाइए, आदर्शवादी बनाइए कि बच्चा अच्छे और बुरे में डिफरेंट कर पाए। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए क्योंकि उनकी रुचियों में विविधता होती है। बच्चे को कुछ, लड़कों को कुछ और चीजें पसंद होती है तो लड़कियों को कुछ और चीजें पसंद होती है, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता होनी चाहिए। उनके रुचि के अकॉर्डिंग उनको अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेशन होना चाहिए जो उनकी मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास कर सके। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि दोनों की योग्यता और अभिरुचियों में अंतर होते हैं तथा दोनों को अलग अलग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। इसमें क्या है, पाठ्यक्रमों में विभिन्नीकरण होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि हाँ लड़का है तो इसको होम साइंस पढ़ा दीजिए या लड़की है तो इसको मैथ मत दीजिए। इसमें क्या है कि अगर लड़का होम साइंस में अगर रुचि रख रहा है तो लड़का होम साइंस पढ़ सकता है, अगर लड़की मैथ में रुचि रख रही है तो मैथ पढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। बट उसको जो पसंद है, दैट मीन्स कि अगर लड़का लड़की खुद से अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपना पाठ्यक्रम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज की फ्रीडम की बात की गई है। यहाँ पे क्या है कि पाठ्यक्रम को थोपा नहीं गया है कि नहीं आपको यही चीजें पढ़नी पड़ेगी। उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग, किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों की आयु का ज्ञान दोनों ही दृष्टियों से यथेष्ट परिपक्वता आ जाती है।
उनकी सभी मानसिक शक्तियों का क्या है, विकास हो जाता है। अतः ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे उनका स्वयं निरीक्षण या परीक्षण, चिंतन, तर्क वह कर पाए। इसमें और कुछ नहीं है। किशोरावस्था में आपको आई होप कि देखिए आपको क्या करना है, पहले किशोरावस्था में उसका शारीरिक है ना, फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, उसके बाद मानसिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, फिर स्वयंगात्मक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, उसके बाद क्या करना है, सामाजिक डेवलपमेंट पे ध्यान रखना है ना। बस ये 4 टॉपिक है। 5वीं क्या है, पाठ्यक्रम की विभिन्नता पे ध्यान रखना है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। यही आपको क्या है, किशोरावस्था में याद रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप ये 4 ही टॉपिक लिख देंगे क्या, SPCF, तो भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं, कि ये 2 प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम बताइए। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, प्रक्षेपी टेक्निक क्या है, आप कोई भी तकनीकी का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए, तो आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए, चीजों को अच्छे से समझाने के लिए, एक बेहतरी के लिए किसी भी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रक्षेपी प्रविधियां क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको समझ आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, और आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है कि हाँ जो चीजें बता रही हूँ सही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी और आपको चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाई जा रही है और चैप्टर वाइज चीजें खत्म कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियो आके और क्लास यहाँ पे रुक जाएगी, नहीं, आपको लगातार एक वीडियो बाल विकास की जरूर मिलेगी। बाल विकास खत्म होते ही हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ क्या है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रतिचारों को आंतरिक लक्षण, भाव दशा, अभिवृत्ति एवं हवाई कल्पनाओं में परोपकार कहानी के रूप में प्रकट करता है। इनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है। ठीक है, हवाई, दैट मीन्स इन्होंने क्या कहा, हवाई कल्पनाओं। एक बच्चा है और मुझे अपने विचारों को बता रहा है हवाओं में कि मुझे एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है या बहुत बड़ा अध्यापक, बट क्या है वो कहानी के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो प्रक्षेपी विधि क्या कर रहा है, इन सब चीजों को अध्ययन करके और ये बता रहा है कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। बस यही इसका क्या है, इस विधि का प्रयोग है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन क्या करते हैं, आसानी से कर लिया जाता है। अगर कोई आया आपके पास बैठा और बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब गंभीरता से उसने अगर बातें की, तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ वो पढ़ने में बहुत तेज है और वो कुछ ना कुछ एक दिन जरूर बनेगा। और वही सामने से बहुत इंटेलिजेंट इंसान है और वो आया बैठा और वो बुरी बुरी बातें करने लगा। दैट मीन्स कि आज इनको मानना है, उनको मानना है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये सारी बातें करने लगा। तो आपने अपने माइंड में ऐसा माइंडसेट कर लिया, ये तो बहुत बदतमीज है, इसको तो कुछ नहीं आता है, और भले ही उसको आता बहुत कुछ है और वो शायद किसी अच्छे पोजीशन पे भी हो, बट आपने क्या बातों से अनुमान लगाया। तो यही है क्या है, प्रक्षेपी प्रविधियां। इनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्षेत्र में प्रक्षेपण विधि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वह परीक्षण की एक अप्रत्यक्ष विधि है। इसमें व्यक्ति के समक्ष कुछ असंगठित तथा अस्पष्ट उद्दीपक उपस्थित किए जाते हैं, अथवा ऐसी कोई परिस्थिति दी जाती है जब व्यक्ति के सामने उद्दीपक एवं परिस्थितियों को लाया जा सके, तो वह उनके प्रति कुछ न कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। मतलब कोई समस्या दे दिया गया, समस्या है और उस समस्या पे एक व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, इन सब चीजों के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है ना। इन परीक्षणों में व्यक्ति जो अनुक्रिया करता है वह वस्तुतः
है ना, उसके अचेतन मन में दबी इच्छाएं, भावनाएं एवं मानसिक संघर्ष होते हैं जिनको वह दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तुओं पर आरोपित करता है। इस प्रत्यक्ष विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसकी योग्यताओं को समझने में मदद मिलती है। जेम्स डी पेज ने प्रेक्षक के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा कि प्रक्षेपण एक प्रकार की मानसिक युक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत दोषों को किसी अन्य पे आरोपित करता है। दो लोग जब बैठते हैं और तीसरे के बारे में बात करते हैं ना, और तीसरे के बारे में अगर कोई सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल है तो आप देखिए कितनी ये बुराइयां, मैं तो ऐसा नहीं था, उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो वो अपनी क्या करता है कि अचेतन मन में जो उसके अंदर इतनी दबी गंदी बातें थी ना, जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, वो आपसे कह दी, जिनसे वह दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तुओं को आरोपित करता है ना। यही है क्या है, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपी परीक्षणों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। इसमें कई चीजें हैं, क्या है, रोषाशाही दबाव और प्रशंसिक अंतर्बोध प्रशिक्षण। इसमें दो तरीके का प्रशिक्षण होता है। तर्क और चिंतन में स्पष्ट कीजिए अंतर। तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए, सेम चीजें हैं, देखते हैं तर्क क्या है और चिंतन क्या है। तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है, अभिव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। मतलब अगर कोई समस्या आ रही है तो व्यक्ति उस पर तर्क करेगा, अपनी रुचि बताएगा कि हाँ ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, और जैसे ही वो समस्या खत्म हुई उसकी रुचि भी खत्म हो गई, तो क्या होता है, समस्या समाधान के साथ ही रुचि एवं तर्क दोनों समाप्त हो जाती है। तर्क क्या है कि तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है और समस्या के समाधान के साथ क्या होती है, तर्क एवं रुचि दोनों समाप्त हो जाती है। और चिंतन क्या है, चिंतन तो हम जिंदगी भर करते रह जाते हैं और करते ही रह जाते हैं, ये काल्पनिक दुनिया है चिंतन। विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना और अनुमान आदि के रूपों में किया जाता है। जैसे परीक्षा में सही उत्तर खोजने के लिए चिंतन, अभी आप लोगों का एग्जाम आया नहीं है और आप चिंतन में लगे हुए हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लें, काश एग्जाम में आ जाए, चिंतन कर रहे हैं, हम ऐसे पढ़ते तो इतना हो जाता, काश, चिंतन ही तो है ये सारी चीजें। एग्जाम के पहले मुझे पेपर मिल जाए, ये सारी आप क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं ना। तो जो चीजें होने वाली है उसको भी आपने सोच लिया, जो हो चुकी है उसको भी सोच लिया, ये क्या है, कल्पना और अनुमान की दुनिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि पर्सनालिटी कैसे, तो हर व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, अलग अलग होती है, उनमें अलग अलग गुण अवगुण पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसमें वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। व्यक्ति के बाह्य गुणों पर प्रकाश उसकी पोशाक डालता है। मतलब आपके आप लोग क्या करते हैं कि किसी के कपड़े को देख के हम लोग उसको क्या करते हैं, जज कर लेते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा है कि ये गंवार है, ये कैसा, हम लोग कपड़े के हाव भाव से उसको क्या करते हैं, जज करने लगते हैं, और उसके बातचीत के ढंग से हम उसके गुण और अवगुण की, इंसान कैसा है इसके बारे में हम लोग अनुमान लगाते हैं, है ना। वार्ता का ढंग, आंगिक अनुभव, मुद्राएं, आदत तथा अन्य अभिव्यक्ति मनुष्य के आंतरिक गुण, है ना। आप पोशाक उसके बाह्य गुणों का, और बातचीत, हाव भाव, ये सारी चीजें उसके आंतरिक गुणों का क्या करती है, प्रकट करती है। उसकी आंतरिक प्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष इच्छा आदि को बताता है। व्यक्तित्व को अनेक शील गुणों का संगठन माना जाता है। व्यक्तित्व की माप के द्वारा व्यक्ति के शील गुणों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जाती है कि वह संगठित है अथवा असंगठित है, क्योंकि यदि वे संगठित रूप में होंगे तो व्यक्ति सामान्य होगा, यदि वे शील गुण असंगठित होंगे तो व्यक्ति कैसा होगा, असमान होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तित्व क्या है। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष
तनाव तथा विरोध की अवस्था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसको बार बार मैंने कहा कि किसने कहा, स्टेनी हॉल ने कहा। देखिए किशोरावस्था की एज क्या है, 13 से 21 साल। किशोरावस्था वह समय है जब बालक परिपक्वता प्राप्त करने लगता है। लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारंभ लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है। किशोरावस्था को हम दो भागों में बांटेंगे, एक पूर्व और एक क्या है, माध्यमिक, है ना। पूर्व और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व प्रारंभिक किशोरावस्था में बालकों के लिए 14 से 17 वर्ष माना गया है। इसमें क्या होता है, 14 से 17 के एज में जो बालक है उसका जितना डेवलपमेंट होना होगा हो जाएगा। और वहीं हम 13 से 16 वर्ष लड़कियों के लिए मानते हैं कि जितना डेवलपमेंट, जितनी हाइट, जितना मतलब इसका फिजिकल ग्रोथ होना होगा हो जाएगा। तो ये क्या है, पूर्व। और उत्तर किशोरावस्था में तो आप जानते हैं कि बड़े संघर्ष, तनाव, ये सारी चीजें हैं। स्टेने हॉल ने कहा कि किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता, किशोरावस्था, ये बार बार चीजें मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था अधिक तनाव, तूफान की अवस्था, किसने कहा, स्टेने हॉल ने कहा। स्टेने हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक अशांत समय है जिसमें संघर्ष और मूड की उथल पुथल को देखने को मिलती है। वही चीजें हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था, इसमें लड़कों की क्या है, मेच्योरिटी टाइम की 14 से 17 वर्ष और लड़कियां 13 से 16 वर्ष। इस अवस्था में उनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं ना, क्योंकि इस अवस्था में वह बालक से बड़े होने लगते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था बदलाव का समय है। प्रारंभिक किशोर का स्तर दुविधाजनक शुरू होता है, यह संवेगों में तीव्रता का समय होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था में अस्थिरता पाई जाती है। युवा किशोर नाखुश रहता है। युवा किशोरी में अनेक समस्याएं होती हैं। उत्तर किशोरावस्था क्या है, ये 16 से 20 वर्ष का होता है तथा लड़कियों में 17 से 21 वर्ष तक का होता है। उत्तर किशोरावस्था में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। स्थिरता, ये इसमें क्या हो, थोड़ा स्थिर हो जाते हैं। समस्याओं को जानने सूझने की थोड़ी सी समझ आती है, हिम्मत आती है। प्रौढ़ व्यक्तियों की ओर से कम ध्यान, संवेगात्मक रूप से अधिक शांत रहते हैं, वास्तविकता की ओर झुकाव हो जाता है, बड़ों का अनुकरण करते हैं। बच्चों में तेज शारीरिक यौन परिवर्तन होता है। प्रजनन प्रणाली संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों रूपों में परिपक्व होती है। ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है। विकास, इस अवस्था में मित्र काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा सक्रिय रूप से पहचान की खोज में, मतलब इसमें क्या है, बच्चे की मेच्योरिटी हो जाती है। फिर से वही सारी चीजें कि किशोरों के व्यवहार संबंधी समस्याओं को उल्लेख कीजिए, जो आगे हम लोग पढ़ के आए कि प्रारंभिक किशोरावस्था में क्या सारी चीजें होंगी, वही सारी चीजें इस यहाँ पे लिखी गई है, आप देख लीजिएगा। पहले प्रारंभिक फिर उत्तर में बताया गया हुआ है। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, चिंतन का शिक्षण में क्या महत्व है। चिंतन का शिक्षण में क्या महत्व है। देखिए, आप कोई चीज सोचते हैं ना, तो सोचने से आपके दिमाग में नई नई चीजें क्या हो, डेवलपमेंट होती, आविष्कार होता रहता है और वो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। अब हम लोग अपने प्रश्न को देख लेते हैं कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है। नवीन अनुभव, चिंतन की सतत प्रक्रिया नवीन अनुभव के द्वारा संपन्न होती है। जैसे प्रथम बार छात्र अपनी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके साथ ही छात्रों का व्यवहार उसको सामान्य लगता है तथा कुछ अरुचिपूर्ण भी लगता है। ऐसी स्थिति में वह समझता है कि कक्षा का व्यवहार पूर्णतः ठीक नहीं है तथा ऐसे ही होता होगा। जब वह लगातार कक्षा में अध्ययन करता है तो वह अनुभव करता है कि छात्रों का व्यवहार उसके प्रति पूर्ण सकारात्मक है तथा उसकी कक्षा विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ कक्षा है। इस प्रकार की प्रक्रिया में उसका पूर्व अनुभव परिवर्तित होता है तथा उसमें नवीन अनुभव संबंध हो जाते हैं। इस प्रकार विविध क्षेत्रों के नवीन अनुभवों का समावेशन अवधारणात्मक परिवर्तन का मार्गदर्शन है। इसमें कहने का क्या मतलब है कि नवीन अनुभव, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको चीजें क्या लगेंगी,
नहीं लगेंगी, और जो आपके लिए मतलब जैसा आप सोचे हैं, अगर आपके साथ वैसा व्यवहार हुआ तो आपको गुड लगेगा, अगर ऐसा व्यवहार नहीं हुआ तो आपको बैड लगेगा। तो और अगर आप वही चीजें आप लगातार चीजों को देखते आएंगे, सुनते आएंगे, समझते आएंगे, तो आप क्या समझेंगे, हाँ ये तो ठीक ही है, ये बेस्ट है हमारे लिए, मुझे ही ऐसा लग रहा था। ये आपके क्या हो गए, नवीन अनुभव। आप देखते हैं नवीन सूचनाएं, विविध प्रकार की नवीन सूचनाएं भी चिंतन करने का प्रमुख स्रोत है। जैसे एक शिक्षक अपनी कक्षा का शिक्षण सभी छात्रों में सम्मिलित रूप में करता है। जब उसको सूचना प्राप्त होती है कि छात्रों में अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए उसकी कक्षा के छात्रों को विविध वर्गों में उनकी योग्यता के अनुसार विभाजित करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। इस व्यवस्था के माध्यम से छात्रों का अधिगम स्तर ऊंचा होता है। इनमें नई सूचनाएं मतलब सारी चीजें क्या हैं, ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें कल्पना एवं तर्क, अनुसंधान, निर्देशन, परामर्श, प्रयोग, संश्लेषण एवं विश्लेषण, ज्ञान का विस्तार, ये सब चीजें चिंतन में आ जाती हैं कि चिंतन के माध्यम से नई नई चीजों का क्या होता है, आविष्कार होता है। बौद्धिक, है ना, सर्वांगीण विकास। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने लायक, आप एक बार इसको वीडियो को रोक के देख के पढ़ लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा थोड़ा रुक जा रही हूँ, इससे आपको अगर इसके शॉर्ट लेना है तो आप ले सकते हैं और आप पढ़ लीजिएगा बाद में। यहाँ पे जो चीजें समझाने वाली होगी उसको ही समझाया जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखें। आप इसको याद कर लीजिए, ये आपके एक नंबर में भी पूछ सकता है कि मानसिक विकास किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करके विचार करने और समझने की क्षमता का विकास को संदर्भित करता है। मानसिक विकास कई प्रक्रियाओं का पुंज होता है। मनोवैज्ञानिक ने इसके अंतर्गत निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया है। ये क्या है, संवेदन है, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि एवं अभिव्यक्ति, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, तर्क, सीखना, स्मरण, विस्मरण, ये सब क्या है, मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष हैं। आप इसको जरूर याद रखिए। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम अगर पूछ लें तो आपको, अगर एक नंबर में पूछ ले तो कम से कम 4 से 5 नाम आपको याद होना चाहिए, और अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो 6 नाम तो मैक्सिमम याद होना चाहिए। संवेदन होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, कल्पना करना आना चाहिए, चिंतन करना आना चाहिए, निर्णय लेना आना चाहिए, तर्क करना आना चाहिए, आपकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, रुचि और अभिव्यक्ति होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, सीखने के लिए आप अवेयर होना चाहिए, आपने स्मरण विस्मरण की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। बुद्धि देखते हैं। बुद्धि, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारित किया जाता है। बुद्धि के ही अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर पाता है। अगर उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसका बुद्धि विकास अच्छा नहीं है, तो कुछ भी डेवलप नहीं कर पाता है। ओवरऑल सारे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बुद्धि से ही जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। वह योग्य और कुशल कहलाता है। बुद्धि कोई तत्व नहीं अपितु विभिन्न मानसिक योग्यताओं का क्या है, एक समूह है। बालक बालिकाओं में मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। सामान्यतः सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि से ही आती है। तो बुद्धि में कुछ था ही नहीं, बुद्धि में कुछ भी नहीं था समझाने लायक, और बुद्धि में ही सब कुछ भरा हुआ है। बिना बुद्धि के आपका विकास नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मापन की विधियां, व्यक्तित्व के अनेक शील गुणों का संगठन माना जाता है। हम लोगों ने आगे पढ़ा भी था कि व्यक्तित्व की माप के द्वारा व्यक्ति की शील गुणों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जाती है कि वह संगठित है अथवा असंगठित, क्योंकि यदि वे संगठित रूप में होंगे तो व्यक्ति सामान्य होगा, यदि वे शील गुण असंगठित होंगे तो व्यक्ति असामान्य होगा। सर्वप्रथम सन 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्ति मापन के लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण किया।
व्यक्ति मापन की विधियों का वर्गीकरण। व्यक्ति मापन की विधियों में निम्नलिखित 3 भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। 3 विधियां हम लोग देखते हैं। आप अगर ऐसे डायग्राम आप फिगर वाइज करेंगे चीजों को तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव डालेगा, तो आप कोशिश जरूर करिएगा। आत्मनिष्ठ विधि, वास्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ में क्या है? जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा लेखन विधि, निरीक्षण विधि। वास्तुनिष्ठ में क्या है? मापन रेखा, समाज स्थिति विधि, शारीरिक परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, व्यक्तित्व सूचियां, संचयी अभिलेख। प्रक्षेपी विधि क्या है? रोशा का स्याही दरबा। प्रशांसिक विधि है ना, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, और क्या है? शब्द सहचर परीक्षण। किसी एक विधि के बारे में कहा था, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आत्मनिष्ठ विधियां। ये व्यक्ति के अनुभव एवं धारणा पर निर्भर करते इस प्रकार का मापन जीवन इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा आत्मकथा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए तथा व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लिखिए। व्यक्तित्व, डिफाइन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बारे में क्या ही कहें, पर्सनालिटी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर व्यक्ति डिफरेंट होता है तो अलग पर्सनालिटी रखता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति का अत्यंत जटिल, भ्रामक तथा अस्पष्ट प्रकृति वाला प्रत्यय है। व्यक्तित्व में एक मनुष्य के न केवल शारीरिक मानसिक गुणों का मानसिक गुणों का वर्ण उसमें सामाजिक गुणों का समावेशन होता है, परंतु इससे व्यक्तित्व का अर्थ पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब वह समाज के सभी सदस्यों के विचार, हाव भाव, संवेगों के अनुभव व सामाजिक क्रियाओं को एक जैसी हो। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तित्व की सर्वमान्य एवं पूर्णता, यथार्थ एवं स्पष्ट परिभाषा देना न केवल कठिन है, मतलब व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा दे पाना बहुत ही कठिन है। गिलफोर्ड के अनुसार देखते हैं, इसके बारे में कुछ है नहीं ज्यादा, इसलिए मैंने बताया नहीं। व्यक्तित्व गुणों का सम्मानित रूप है। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व के प्रकार, उसके शारीरिक रचना के, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक। शारीरिक रचना में क्या देखेंगे कि वो लंबकाय है या सुडोल है या गोलाकार है। मनोवैज्ञानिक में कि वह अंतर्मुखी है कि बाह्यमुखी है कि उभयमुखी है। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में डिफाइन किया गया है। इतना लंबा आपको 2 नंबर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। किशोरावस्था में घूम घुमा के वही सारी चीजें हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या है। किशोरा अवस्था में शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है। जब किशोरावस्था बच्चा जब किशोरावस्था में आता है, कदम रखता है, परिपक्वता, एक बार क्वेश्चन क्या है कि जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तथा उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते, इस संधि काल में शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है। एक टीचर और क्या है अभिभावक के लिए क्या महत्व है। किशोरावस्था में किशोरों के विकास में शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी की भावनाओं को यदि आदर किया जाए तो पढ़ाई में उन्हें आनंद आता है। यदि शिक्षक उचित रूप से प्रशिक्षित हो, हसमुख हो एवं उत्साहित हो तो बच्चे में छिपी प्रतिभा को भी जागृत कर सकता है। किशोर अपने बारे में सकारात्मक सोच बना सकते हैं। आप क्या है कि किशोरावस्था में शिक्षक और अभिभावक की क्या भूमिका है कि किशोरावस्था में विकास में शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है ना। शिक्षार्थी की भावनाओं को यदि आदर किया जाएगा तो बच्चा क्या होगा, अच्छे से चीज़ों को आनंद में सीखेगा और क्या है अच्छे से प्रशिक्षित होगा। अगर
एक टीचर हंसमुख और उत्साही है ना, तो बच्चे में छिपी प्रतिभा को भी वो जागृत कर सकता है। किशोर अपने बारे में सकारात्मक सोच बना सकते हैं। अप्रशिक्षित अयोग्य अध्यापक किशोरों में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। विद्यालय जाने में रुचि नहीं दिखाते हैं, अधिगम में रुचि कम हो जाती है ना, तथा अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। शिक्षक शैक्षणिक व सामाजिक कौशल देने की भूमिका अतिरिक्त अभिभावक तथा किशोरों के मध्य पीढ़ी अंतराल को कम करने का दायित्व भी निभा सकते हैं। विद्यालय में अभिभावक तथा शिक्षकों के बीच बैठकी होनी चाहिए। अभिभावकों के विचार बच्चों का मित्रवत ढंग से पहुँचाए जा सकें। देखो, इस अवधि में क्या है कि आपको इतना सक्षम समझने लगता है कि वह अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। उसे माता पिता का दबाव और नियंत्रण अच्छा नहीं लगता है। वे नहीं चाहते कि वह वक्त वक्त पर उपदेश दिए जाएं। फलस्वरूप बच्चों के अभिभावक में दूरी बन जाती है। अभिभावक को उनसे सोच समझकर सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें बच्चों को कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस समय माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि वह बालक के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करें, भरोसा जताएं तथा उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता दें। दिए गए अच्छे निर्णयों का स्वागत व सम्मान करें ताकि वह भविष्य के जीवन में कठिनाइयों को स्वतः दूर कर सकें और वह आत्मविश्वासी बन सकें। क्या है, देखते हैं। बाल्यावस्था में संयोगात्मक विकास कैसे होते हैं। इस अवस्था में संयोगों में अस्तित्व आना प्रारंभ हो जाता है। बालक संवेग व समाज नियमों का समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना का प्रकट करने लगता है। माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा बचाता है। इस अवस्था में अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। बच्चों में सजनिकता क्षमता का विकास कैसे किया जाता है। सजनिकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने के सृजन से संबंधित है। शैशवावस्था में शिशु बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। वे अपनी कल्पना के आधार पर नई वस्तुओं का सृजन करते हैं, जैसे कागज़ की नाव बनाना, पतंग बनाना, उड़ने वाले जहाज बनाना, कागज़ का तरह तरह के चित्र व कल्पना आदि आधार बनाना, उनमें रंग भरना। शैशवावस्था में सजनिकता क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं, इस क्षमता का विकास करते हैं। कुछ है नहीं इसमें, आप देख लीजिएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता है। इसमें क्या होता है, वह बाहरी रूप से प्रेरित रहता है या क्षणिक होता है। बस इतना ही जानिए, इसके आगे कुछ है नहीं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जागृत होती है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों को विशेष रुचि रखते हैं। इसकी अग्रलिखित विशेषताएं हैं। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय की भावों को क्या करते हैं, अनुरूप लेते हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं। आत्मचिंतनशील नहीं, परंतु सभी विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं या धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। स्वयं की पीड़ा स्थिति की चिंतन नहीं करते, वह चिंतन में क्या होते हैं, चिंतन युक्त होते हैं। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, हम लोग देखते हैं। कल्पना का विकास बालक में उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक बालकों की कल्पना का विकास बहुत मंद गति से होता है, परंतु 2 वर्ष की अवस्था के बाद कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है। पियाजे के अनुसार क्या कहना है कि बालक में प्रारंभ पुनः उत्पादक कल्पना पाई जाती है। बालक में कल्पना का विकास वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसमें प्रतिमाओं का विकास होता है।
उसमें इन प्रतिमाओं को संरक्षित बौद्धिक कार्यों में संगठित करने की योग्यता बढ़ती जाती है। 4-5 वर्ष का बालक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। इसी प्रकार लगभग 5 वर्ष की अवस्था में ही बालक में रचनात्मक कल्पना का विकास होने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था से ही बालकों में मनोरंजनमयी कल्पना का विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक वह भाग्य, मंत्र और जादू आदि के संबंध में कल्पना करने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा है ना, किशोरावस्था में बालकों की कल्पना का अधिकांश विकास हो चुका है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं बहुत विपरीत लिंगों का संबंध में कल्पना करने लगते हैं। किशोरावस्था में भावों का विकास के साथ बालक की कल्पना का विकास होता है। इसमें क्या है कि बच्चे की जैसी जैसी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है ना। यही इसके बारे में है और इसके आगे कुछ नहीं है। तो हम लोगों का क्या है कि चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। हम लोग कहाँ आ गए। आई होप कि क्या है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने चैप्टर 2 बहुत ही अच्छे से कर लिया है। आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया भी। आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर लें, है ना, शेयर ज़रूर करें। और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको लगातार यहाँ पे क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोगों का चैप्टर 1, चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर 3 कल से स्टार्ट कर देंगे और आप लोग लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, समझाने का तरीका क्या है। इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। मैथ की क्लास आपको प्रॉपर मिल रही है, बहुत ही अच्छा मैथ सर पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। मैथ बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। उन्होंने 2nd सेमेस्टर में, आप ये सोचिए कि 1st सेमेस्टर में वो क्लास कंटिन्यू दे रहे हैं। 2nd सेमेस्टर में क्या हुआ था कि उन्होंने 2 से 3 ही क्लास डाला था। 4 वीडियो उनकी आई थी मैथ की और 4 वीडियो में ही उन्होंने आपका जो मैथ 25 नंबर का आता है ना, 25 में 20 नंबर वो आपको दिलाए थे। मतलब 25 में 20 नंबर उन्होंने कैसे दिलाया था कि आपको क्वेश्चन हूबहू आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस गए थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया। अगर कोई बच्चा पढ़ा है ना तो कॉन्सेप्ट अगर उसने क्लियर किया तो उसने 25 में 25 वो करके आया होगा, 25 में 25 उसका सही गया होगा। बट अगर हम बात करें कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन को डिट्टो रखते हैं तो उसमें 20 प्रश्न आसान नहीं होता, चाहे 5 वीडियो में 20 प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में दे देना। बट बहुत ही अच्छा उन्होंने किया और बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आया। और लगातार आप ऐसे जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको अच्छे से अच्छी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। और आप लोग पार्ट 1 इसका देखिएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे चैप्टर 3 से। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए और लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए। देख लीजिए कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं और आप लोगों को अभी कितना पढ़ना है, रिवीज़न करना है। आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे क्या हैं, कंप्लीट क्लास हैं। इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग लगातार जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम जुलाई
जुलाई लास्ट या अगस्त में होना है। कब? जुलाई लास्ट या अगस्त में होना है। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और फोर्थ सेमेस्टर हैं, उनका रिज़ल्ट कब है? जून में आ जाएगा। मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक या जून मिड तक तो हर हाल में आप लोगों का रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो आप लोग रिज़ल्ट की टेंशन छोड़िए, आप लोग लगातार लगे रहिए, तैयारी करिए। थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस चल रही है, तो आप सब बस अपनी तैयारियों में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। देखिए हम लोग चैप्टर सेकंड कितना लंबा था, मैंने इसको 3 पार्ट में कराया। पार्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना, पार्ट सेकंड वेरी शॉर्ट और पार्ट थर्ड आपका क्या था? लॉन्ग का था। हम लोगों ने इतनी मतलब क्या है, इतना सारा पढ़ा। 3 वीडियो में मैंने कराया। एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया, नेक्स्ट वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट को, आज थर्ड वीडियो थी मेरी, लॉन्ग प्रश्नों को मैंने कंप्लीट करा दिया। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा है और आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।